नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट उसमें वैदिक युग के अंतर्गत वैदिक समाज के बारे में जानेंगे और वैदिक समाज की क्या विशेषताएं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वैदिक समाज की चर्चा हम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वैदिक समाज के अंतर्गत परिवार की क्या व्यवस्था थी, परिवार किस प्रकार से होते थे। तो वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत जो आर्यों का जो सामाजिक जीवन था वह काफ़ी सुव्यवस्थित था और समाज की मूल इकाई क्या थी, परिवार थी। परिवार पितृसत्तात्मक थे। पितृसत्तात्मक से तात्पर्य जहाँ पर परिवार के अंतर्गत पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात परिवार का मुखिया जो होता है वो पिता होता है, उसे गृहपति भी कहा जाता है। और गृहपति के रूप में वह परिवार की समस्त जो है जिम्मेदारियां उनका निर्वहन करता है और गृहपति के रूप में वह संपत्ति का अधिकारी भी होता है। परिवार के कुछ नियम कायदे भी होते थे ऋग्वैदिक काल के अंदर या वैदिक काल के अंतर्गत, और परिवार के नियमों को तोड़ने वालों को दंड भी दिया जाता था, किंतु ऐसे उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर क्या होता था, परिवार के अंतर्गत सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता था। परिवार का जो मुखिया है वो परिवार के सदस्यों के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है उसको ध्यान में रखता था। इन जिम्मेदारियों के अंतर्गत उनकी जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था करवाना है, लालन पालन की व्यवस्था करवाना है, उसकी उन्नति पर ध्यान देना है। इस प्रकार की जो कार्य है वह उस पर ध्यान देता था। परिवार के अंतर्गत क्या थी, संयुक्त प्रणाली प्रथा थी। संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत जिसके अंतर्गत पुत्र, बेटा और उसके परिवार और उसके बच्चे उसके अंतर्गत रहते हैं, वो संयुक्त परिवार कहलाता है। और संयुक्त परिवार प्रणाली के विकास में दो तत्वों का मुख्य योगदान था। पहला था परिवार की जो संपत्ति है तथा सदस्यों की सुरक्षा, कि यदि अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो परिवार की जो संपत्ति है और सदस्यों की जो सुरक्षा है वो बनी रहती है। और दूसरा, आजीविका के मुख्य साधन की व्यवस्था होना। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो कोई ना कोई उसकी व्यवस्था हो जाता था। ऐसा जो वैदिक काल है उसके अंतर्गत होता था। परिवार की संपत्ति पर जो है पिता के सभी पुत्रों का समान अधिकार होता था, किंतु कभी कभी पिता अपने जीवन काल में ही अपने जो पुत्र है उसमें संपत्ति का विभाजन कर देता था। इस प्रकार जो है परिवार के अंतर्गत जो माहौल था वो सुखमय जीवन था, शांतिपूर्ण जीवन था परिवार के अंतर्गत वैदिक काल के अंतर्गत। और जो अगर आजीविका के अन्य स्रोतों की बात करें तो कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि जो है धंधे उनके पास होते थे। इसके अलावा जो है वैदिक साहित्य में ये संकेत भी मिलता है कि कभी कभी पिता है जो अपने जीवन काल के अंतर्गत ही समस्त जो उसके कार्य थे उनका भी वो क्या कर देता था, समस्त जो कार्य थे उनका भी विभाजन कर देता था, अपनी जिम्मेदारियों का भी विभाजन कर देता था। संपूर्ण परिवार के अंतर्गत जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता था। और ऋग्वेद काल के अंतर्गत गोद लेना की प्रथा का भी विकास हो चुका था। गोद के लिए सामान्यतः क्या होता था, भाई की जो संतान थी उसको प्राथमिकता दी जाती थी। और वैदिक काल के अंतर्गत अतिथि सत्कार पर भी विशेष जोर दिया जाता था। ऐसी जो वैदिक समाज है उसके अंतर्गत परिवार की व्यवस्था होती थी। इस प्रकार जो वैदिक समाज है वो उसके अंतर्गत परिवार की स्थिति थी। आगे हम चर्चा करते हैं अब कि वैदिक समाज के अंतर्गत स्त्रियों का स्थान कैसा था। तो देखिए, वैदिक समाज के अंतर्गत जो स्त्रियां थीं उनका ऊंचा स्थान था। उन्हें अर्धांगिनी या दूसरे शब्दों में कहें गृह स्वामिनी माना जाता था। वह पर्दा प्रथा का बिल्कुल भी प्रचलन नहीं था, स्त्री का सम्मान होता था। और कहा भी जाता है कि तत्र रमन्ते देवा यत्रस्ते नारी पूज्यन्ते, कि जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता था, स्त्रियों का सम्मान होता था, उनको घर की स्वामिनी माना जाता था। पत्नी ही घर है, पत्नी ही गृहस्थी है और पत्नी ही आनंद है। इस प्रकार से जो हैं सूक्तियाँ हैं वो पत्नी के लिए प्रचलित की जाती थी। और जो स्त्रियाँ हैं उनके शिक्षाओं की भी समुचित व्यवस्था की जाती थी। कन्याओं की शिक्षाओं का समुचित प्रबंध किया जाता था। और उनके लिए क्या करते थे, स्त्रियां जो थी यज्ञ याजन का कार्य करती थी, धार्मिक उत्सवों में भी स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेती थी
और जिसके परिणाम स्वरूप ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत घोषा, अपाला, लोपमुद्रा, श्रद्धा आदि जो परम विदुषियाँ ऐसी स्त्री भी देखने को हमें मिलती हैं, उदाहरण हमें मिलते हैं। उपनिषदों के अंतर्गत भी ऐसी स्त्रियों का उल्लेख हमें मिलता है जो ज्ञान और विद्या के लिए प्रसिद्ध थी, जिन्होंने ज्ञान और विद्या के माध्यम से अपना जो है व्यक्तित्व है उसको बहुत अधिक परिष्कृत किया। जनक की सभा में जो राजा जनक थे, सीता के पिता राजा जनक की सभा में भी गार्गी ने जो याज्ञवल्क्य के साथ साक्षात किया था उसके बारे में बताया गया है। गंधर्व ग्रहीता नामक एक अन्य जो है स्त्री परम विदुषी थी, भाषण कला में अत्यधिक निपुण था, उसका भी उल्लेख मिलता है। और मैत्री जैसी विदुषी जो महिला हैं वो भी उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हुई थी। हालांकि जो उत्तर वैदिक काल की हम बात करें तो स्त्रियों की जो स्थिति है उसके अंतर्गत उसमें गिरावट आई। अर्थवेद के अंदर पुत्री के जन्म पर खिन्नता प्रकट की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐतरेय ब्राह्मण की, उसके अंतर्गत पुत्री का होना कृपण माना जाता था। और उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या था, कन्याओं को बेचने तथा दहेज लेने का भी उल्लेख मिलता था। वह राजनीतिक सभाओं में भी भाग नहीं लेती थी। इससे पूर्व में क्या थी, वो राजनीतिक सभाओं में भी भाग लेती थी और कई प्रकार के स्त्रियों पर प्रतिबंधित लगाए जाते थे। तो अगर हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल, तो दोनों में स्त्रियों की जो स्थिति जहाँ ऋग्वैदिक काल में सम्मानजनक थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में पूर्णतः तो नहीं, कुछ हद तक उसकी स्थिति के अंतर्गत गिरावट आई। जहाँ महिला बहुत अधिक ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत सम्मानित माने जाने लगी, वहीं पर ही उनकी जो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत स्त्रियों को कृपणता का सूचक माना जाने लगा। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण भी कहता है कि पत्नी को जो है पति के से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के अनेक जो प्रतिबंध भी लगाए गए। एक अच्छी स्त्री वह स्त्री होती है जो उत्तर नहीं देती हैं, इस प्रकार से। इसलिए इसके अलावा मैत्रेयी संस्था में स्त्री को जुआ तथा शराब की भांति पुरुष को दोष माना गया है, दोष के रूप में भी उसको माना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक युग के जो अंतिम दिन है उसमें स्त्रियों की स्थिति के अंतर्गत गिरावट आई। और स्त्रियों के अगर हम कार्य की बात करें तो उनका मुख्य कार्य था घर का प्रबंध करना, बच्चों का लालन पालन पोषण करना, गृहस्थी के समान तथा अन्य कामों का ताना बाना करना। ऋग्वेद काल में कहा है कि अग्नि देवता के समान माना गया है। ऋग्वैदिक काल में तो उषा की देवी के समान भी माना गया है। स्त्रियों को भी सभी प्रकार का सम्मान उपलब्ध था, परंतु शादी से पूर्व उन्हें पिता के नियंत्रण में और शादी के बाद उसे पति के नियंत्रण में और पति की मृत्यु के बाद पुत्र की देखरेख में जीवन बिताना पड़ता था। इस प्रकार समाज के अंतर्गत वैदिक जो स्त्रियों का स्थान था वैदिक काल में। तो वैदिक काल की हमने तुलना भी कर ली है कि ऋग्वेद काल में जहाँ स्थितियाँ मजबूत थी, वहीं ही उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थितियों में क्या आ गई, गिरावट आ गई। अब हम बात करते हैं विवाह प्रथा की कि विवाह की स्थिति ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत कहते हैं। देखो, वैदिक काल में कहो या चाहे हम आज भी कहें तो विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। आर्यों के अंतर्गत पारिवारिक सुख समृद्धि एवं सुरक्षा तथा लौकिक एवं पारलौकिक शांति के लिए तथा संतान उत्पत्ति के लिए विवाह को अनिवार्य माना गया था। ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत क्या था, भाई बहन पिता पुत्री में वैवाहिक संबंध नहीं होते थे। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत इसमें और अधिक जटिलता आ गई थी, यानी रक्त संबंधों के अंतर्गत क्या होते थे, विवाह नहीं होते थे। और इसके अलावा समस्त जो याज्ञिक कार्य हैं जो पति पत्नी दोनों की उपस्थिति में होते थे, इसलिए विवाह को एक अनिवार्य रूप मान लिया गया। विवाह के पहले आजकल की भांति तो पहले लड़के लड़की की चारित्रिक, शारीरिक तथा सामाजिक स्थिति को भी जानकारी प्राप्त कर लेते थे। सामान्यतः माता पिता ही संबंध तय करते थे। वैदिक काल में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में कुछ विवाह ऐसे होते थे किंतु अंतर्जातीय विवाह भी, सजातीय विवाह होते थे किंतु अंतर्जातीय विवाह का भी उल्लेख मिलता है, जिनके अंतर्गत अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे। देखिए, हम अनुलोम और प्रतिलोम विवाह की चर्चा हम कर लेते हैं। अनुलोम विवाह वह होता है जिसके अंतर्गत उच्च वर्ण का जो लड़का होता है तथा निम्न वर्ण की जो लड़की होती है उसका विवाह होता है, वह अनुलोम विवाह कहलाता है। और प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या का निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह होता है, उसे कहते हैं। अब इनकी अगर हम उदाहरण की बात करें तो अनुलोम विवाह के उदाहरण की बात करें तो राजा पुरुमित्र की कन्या कमुदी के साथ तथा ब्रह्म ऋषि शातत्व तथा राजा रथिविथि के साथ जो उनके विवाह थे वो अनुलोम विवाह के उदाहरण हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें शुक्राचार्य की पुत्री यानी कि ब्राह्मण की पुत्री का राजा ययाति के साथ विवाह तथा ब्राह्मण कन्या शाश्वती का विवाह राजा असंग के साथ विवाह। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यदि हम शकुंतला का यदि हम दुष्यंत के साथ जो विवाह है उसकी चर्चा करें तो वह भी हम उसके अंतर्गत प्रतिलोम विवाह के बारे में जानेंगे। आगे इसके बाद हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में है बहुविवाह का उल्लेख नहीं मिलता है और ऋग्वेद के अंतर्गत बाल विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु बहुविवाह का प्रचलन था और बहुविवाह भी ज़्यादातर क्या होते थे, धनी तथा राजवंशी लोगों के अंतर्गत ये विवाह प्रचलित था। और साधारणतः लोग क्या करते थे, एक ही विवाह करते थे, एक पुरुष एक पत्नी, ये सामान्य व्यवस्था थी। कुछ विद्वानों अर्थ तथा अनर्थ करते हुए इसे सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। उस युग में एक स्त्री एक से अधिक पति रख सकती थी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु इस बात की मान्यता में जो हमें पूर्णतः भी नहीं मिलती है। इसके अलावा वैदिक काल में जो विधवा स्त्रियां उनको पुनर्विवाह करने का अधिकार था। इस विषय पर सही निर्णय देना संभव नहीं है, पूर्णतः ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है कि भाई ऐसी स्थिति स्पष्टतः देखने मिलती है। तत्कालीन आर्यों में पुत्र प्राप्ति की कामना इतनी तीव्र थी कि इसके लिए सधवा स्त्रियों को कुछ परिस्थितियों में अपने पति के जीवन काल में ही पर पुरुष के साथ सहगमन की अनुमति प्राप्त होती थी, जिसे नियोग प्रथा कहती थी। यदि कोई महिला है उसके अपने पति के सत्संग के बावजूद भी यदि संबंध नहीं होते थे तो परिवार के अंतर्गत जो व्यक्ति होते थे उनके देवर वगैरह, तो उनके साथ वह सत्संग की व्यवस्था होती थी जिसे नियोग प्रथा कहा जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नियोग प्रथा है उसके अंतर्गत पुत्रहीना विधवा सामान्यतः अपने देवर के साथ सहगमन करती है। स्पष्ट है कि विधवा के लिए अस्थायी पुनर्विवाह की अनुमति अवश्य थी, परंतु ऋग्वेद में स्थायी विधवा विवाह के उदाहरण अप्राप्त है। सती प्रथा की बात करें तो हम सती प्रथा के वैदिक साहित्य के अंतर्गत स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में एक व्रत में सधवा स्त्रियों को मृत पुरुष के शव को प्रसादित करने का उल्लेख है। तत्पश्चात विधवा अपने पति के शव के साथ कुछ क्षणों के लिए लेट लेती है, तब उसे कहा जाता है कि नारी उठो, जीव लोक में लौट आओ। ऐसी व्यवस्था उसके अंतर्गत मिलती है। इसके पश्चात हम वैदिक समाज के अंतर्गत हम बात करें वर्ण व्यवस्था की कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी। वर्ण व्यवस्था की हम बात करें तो भारत में जो है आर्यों के आगमन के साथ ही भारतीय समाज में दो वर्ग अस्तित्व में आए कि जैसे ही भारत के अंतर्गत जो आर्यों का आगमन हुआ तो दो वर्ग निकल कर के आए। एक वर्ग था आर्य और दूसरा अनार्य, और दोनों में एक भेद का कारण क्या था कि जो आर्य थे वो स्वयं को विजेता मानते थे और जो अनार्य है उनको वो विजित मानते थे, यानी कि आर्यों ने जो है अनार्यों पर अपना जो है विजयी जो है अधिकार कर लिया गया। आर्य विजेता थे और भारत में पहले से रहने वाले जो लोग थे वह अनार्यों की श्रेणी में माना गया। आर्य जो थे वो गौर वर्ण के थे, जबकि अनार्य लोग थे कृष्ण वर्ण के थे। और दूसरी बातों में हम बात करें तो उनके शारीरिक संरचना में भेद था। आर्यों की जो नाक होती थी वो ऊंची होती थी, इसके विपरीत जो अनार्य थे वो नाक उनकी बैठी हुई थी। एक अन्य कारण उनके सांस्कृतिक तथा धार्मिक जो है विचारों में भिन्नता होती थी। आर्य लोग यज्ञ अनुष्ठान व्रतों का पालन करने वाले होते थे और रक्त की विशुद्धता को कायम रखने वाले थे। तो प्रारंभ के अंतर्गत अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो उसको रंग से ही उसको विभेद किया गया था, लेकिन बाद में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जटिलता आ गई थी, जिसके हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि वर्ण व्यवस्था में किस प्रकार से जब हम वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था पढ़ेंगे विद्यार्थियों, तब हम उसकी डिटेल से हम उसके बारे में जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। अब हमने वैदिक समाज के अंतर्गत जो परिवार की व्यवस्था है उसको जान लिया है। इसके अतिरिक्त हमने जो विवाह प्रथा है उसके बारे में जान लिया गया है, और उसके पश्चात अगर हम बात करें तो वैदिक समाज में स्त्रियों के स्थान है उसको भी हमने अच्छे से जान लिया है।